हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत शानदार वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ये जो स्टॉक है बेसिकली पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है और 158.35 के ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है। आज अपन इस स्टॉक के फंडामेंटल, टेक्निकल और चार्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं ताकि आपको एक बहुत शानदार वाला इंट्रो मिल सके या फिर बहुत शानदार वाली जानकारी मिल सके कि आपको स्टॉक के अंदर एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं बनानी चाहिए। अच्छा, करंट टाइम में अगर आप स्टॉक के अंदर एंट्री बनाने का सोच रहे हैं या फिर कुछ भी और डाउट है, अगर आपने एंट्री बना रखी है और आपका लॉस हो रहा है तो आपको इस टाइम पे एग्जिट कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ों के सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले अपन स्टार्टिंग जो करेंगे फंडामेंटल एनालाइज से करेंगे। फंडामेंटल एनालाइज को अपन स्किनर.com के ऊपर चलेंगे और वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक के मार्केट कैप की बात करूँ तो 42,561 के ऊपर स्टॉक का मार्केट कैप चल रहा है। इसके बाद में स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं। और फेस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस स्टॉक की जो फेस वैल्यू चल रही है वो बेसिकली 10 के ऊपर चल रही है। अच्छा, फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जितनी ज़्यादा फेस वैल्यू होती है उतना अपने लिए अच्छा होता है। सपोज कीजिए किसी स्टॉक की फेस वैल्यू 10 के ऊपर चल रही है और स्टॉक की प्राइस जो चल रही है 1000 के ऊपर चल रही है, तो इस कंडीशन के अंदर अगर कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर को या फिर नए जो शेयर होल्डर है जो नए अपनी स्टॉक के अंदर एंट्री करना तो चाहते हैं या फिर इस कंपनी के अंदर शेयर बाय तो करना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो स्टॉक को बाय नहीं कर पा रहे, तो उनकी सुविधा के लिए जो ये स्टॉक होते हैं उनको जो कंपनी है वो स्प्लिट कर देती है और फेस वैल्यू उसी अनुपात के अंदर डिक्रीज हो जाती है। सपोज कीजिए जो कंपनी है वो अपने जो स्टॉक की प्राइस है उसको स्प्लिट करना चाहती है 10:1 के रेशो के अंदर, यानी कि एक स्टॉक के बदले 10 स्टॉक देना चाहती है, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी फेस वैल्यू 1 हो जाएगी और जो स्टॉक की प्राइस है वो 1000 रुपये से घट के 100 रुपये के ऊपर हो जाएगी। तो आप खुद सोच के देखिए, कोई इंसान 1000 रुपये का एक स्टॉक बाय करने के लिए संकोच कर रहा था तो वो अगर 100 रुपये का हो जाएगा तो उसको ज़रूर बाय कर सकता है। तो फेस वैल्यू का यही मतलब होता है। फेस वैल्यू 10 के ऊपर होती है तो बहुत अच्छा समझा जाता है। अगला अगर अपन पॉइंट की बात करें तो वो है दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी। इस कंपनी के ऊपर डेब्ट टू इक्विटी का ये मतलब होता है कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना चल रहा है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 6.77 के ऊपर चल रहा है और डेब्ट टू इक्विटी जितना कम होता है उतना कंपनी के लिए अच्छा समझा जाता है। अगला अपन बात कर लेते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की। और प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे इस कंपनी का नहीं, इस स्किनर के ऊपर प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं बता रखा है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मनी कंट्रोल का यूज़ करूँगा। और मनी कंट्रोल के ऊपर इस स्टॉक की जो प्राइस टू बुक वैल्यू चल रही है उसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो बुक वैल्यू पर शेयर के ऊपर 23 के ऊपर चल रही है और प्राइस टू बुक वैल्यू जो चल रही है 6.72 के ऊपर चल रही है। एवरेज पीबी चल रही है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो जितनी कम होती है उतना अपने लिए अच्छा समझा जाता है। और यहाँ पे बुक वैल्यू की अगर अपन बात करें तो बुक वैल्यू जो होती है जितनी ज़्यादा होती है उतना अपने लिए अच्छा समझा जाता है। बुक वैल्यू पर शेयर के ऊपर 23 चल रही है और प्राइस टू बुक वैल्यू जो चल रही है पीबी रेशियो वो जो चल रहा है 6.72 के ऊपर चल रहा है। तो दोस्तों बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है उसको समझाऊं तो सबसे पहले मैं बुक वैल्यू की बात कर लेता हूं। तो बेसिकली अगर सपोज कीजिए किसी जो कंपनी है उसकी जो बुक वैल्यू जो चल रही है, यहाँ पे इसी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, 23 के ऊपर उसकी बुक वैल्यू चल रही है और स्टॉक की प्राइस करंट टाइम में क्या चल रही है, प्रीवियस क्लोज यानी लास्ट क्लोज हुआ था 157 के ऊपर, यानी कि 157 के ऊपर स्टॉक की प्राइस चल रही है। तो इन फ्यूचर में कभी भी ऐसी कोई कंडीशन होती है या फिर ऐसी कोई घटना होती है इस कंपनी की वजह से जिससे ये कंपनी जो है लॉस के अंदर जाना स्टार्ट हो जाती है और ये जो कंपनी है नीचे आना स्टार्ट हो जाती है स्टॉक की प्राइस, तो उस कंडीशन के अंदर स्टॉक की प्राइस जो होती है लास्ट 23.58 तक आएगी। उसके बाद में ये स्टॉक इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। यही होता है बुक वैल्यू का मतलब। और बुक वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना अपने लिए अच्छा समझा जाता है। अगला पॉइंट की मैं बात कर लेता हूँ वो है दोस्तों करंट रेशियो की। करंट रेशियो के एक फॉर्मूला है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। और करंट रेशियो जो है बेसिकली 2 के आसपास होना चाहिए। 2 के आसपास का करंट रेशियो बहुत अच्छा समझा जाता है और इस कंपनी का जो करंट रेशियो चल रहा है 0.79 के ऊपर चल रहा है, तो ये भी नॉर्मल है या फिर ठीक ही है, ज़्यादा बुरी नहीं है। इसके बाद में अगला पॉइंट में बात कर लेता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट की। तो यहाँ पे आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो चल रहा है यहाँ पे 3251 करोड़ का है और वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो 865 करोड़ का चल रहा है। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बोलते किसको है?
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सबसे पहले मैं बात करूं तो जो कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उनको अपन अगर सेल से डिडक्ट कर लेते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाता है। और वहीं पे अगला पॉइंट है कि नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किसको बोलते हैं? और जो कंपनी के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जब अपन सेल से डिडक्ट कर लेते हैं तो हमारे जो है ये नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि नेट प्रॉफिट के अंदर तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। अगला मैं बात कर लेता हूँ डिविडेंड पे आउट की। डिविडेंड पे आउट की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो 0 के ऊपर चल रहा है। डिविडेंड पे आउट का मतलब ये होता है कि कंपनी जब से लिस्ट हुई है उसके बाद में इसने अपने शेयर होल्डर को कितने % डिविडेंड दिया था तो उसी को डिविडेंड पे आउट बोलते हैं। अगर किसी कंपनी का डिविडेंड पे आउट जितना ज़्यादा होता है उतना उस कंपनी के लिए अच्छा होता है, फिर उतना अच्छा समझा जाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर है उनका भी ध्यान रख रही है। तो इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट 0.00 के ऊपर चल रहा है, यानी कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया है, तो ये अपने लिए एक नेगेटिव बात है। अगला अपन बात कर लेते हैं क्विक रेशो की। क्विक रेशो बेसिकली 1 के आसपास होना चाहिए, तो 1 के आसपास का क्विक रेशो जो होता है वो बहुत ही अच्छा समझा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 0.79 का क्विक रेशो चल रहा है, तो ये भी अपने लिए एक अच्छा समझा जाएगा। अच्छा, ये इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको आप ध्यान में रखिए। क्विक रेशो बराबर होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट की लायबिलिटी। यानी कि क्विक रेशो निकालने के लिए जो करंट के एसेट है उनको अपन अगर इन्वेंट्री से माइनस कर दे और जो रिजल्ट आता है उसको करंट की लायबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं या फिर भाग दे देते हैं तो हमारा क्विक रेशो निकल के आ जाता है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना है। अगला मैं बात कर लेता हूँ इंडस्ट्रियल का प्राइस टू बुक वैल्यू की। यह इंडस्ट्री का पीबीवी कंपनी के पीबीवी से ज़्यादा होना चाहिए। बेसिकली इंडस्ट्री का पीबीवी जो है जो कंपनी का पीबीवी है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इंडस्ट्री की प्राइस टू बुक वैल्यू और कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इंडस्ट्री का पीबीवी जो चल रहा है 2.10 के ऊपर चल रहा है। इसको मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, 2.10 के ऊपर चल रहा है। और स्टॉक का पीबीवी की बात करूँ यानी प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो जो स्टॉक पर वैल्यू पर शेयर के ऊपर स्टॉक का पीबी चल रहा है वो 23.58 के ऊपर चल रहा है। तो मैंने आपको बता रखा है कि इंडस्ट्री का पीबीवी जो है स्टॉक के पीबीवी से ज़्यादा होना चाहिए तभी अच्छा समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा है, तो ये भी अपने लिए एक नेगेटिव बात है। अच्छा, इंडस्ट्री के पीबीवी और स्टॉक के पीबीवी की बात हो गई। अपन बात कर लेते हैं पी स्टॉक की, स्टॉक के पीई की। तो यहाँ पे स्टॉक का पीई अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में भी अगर मैं बताऊं तो जो इंडस्ट्री का पीई रेशो होता है वो स्टॉक की पीई से ज़्यादा होना चाहिए। इंडस्ट्री का स्टॉक का पीई जो चल रहा है 49 के ऊपर चल रहा है, और वहीं पे इंडस्ट्री के पीई की बात करूं तो इंडस्ट्री का पीई 16 के ऊपर चल रहा है। तो ये भी अपने लिए एक नेगेटिव बात है कि इंडस्ट्री का पीई ज़्यादा कम चल रहा है और स्टॉक का पीई ज़्यादा चल रहा है। अगला लास्ट पॉइंट बचा है उसकी बात कर लेते हैं, वो है प्रमोटर की होल्डिंग। बेसिकली 50% से ज़्यादा होनी चाहिए और यहाँ पे 75% चल रही है, तो ये ठीक ही है। तो यहाँ पे मेन पी रेशो पीबी रेशो इन दोनों के अंदर ये खराब बात आ रही है, बाकी सारी चीज़ें सही है इस कंपनी के। इसके चार्ट को अपन आगे एनालाइज करेंगे। यहाँ पे आप देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की 75% की होल्डिंग है, और इसके बाद में इसका वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो आज के दिन 6 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। लेटेस्ट न्यूज़ जो है इस कंपनी के बारे में, ईडा स्टॉक हिट्स अपर सर्किट फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फॉर बिजनेस अपडेट। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस न्यूज़ को आप यहाँ पे मनी कंट्रोल के ऊपर आके इस न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर 92% जो मनी कंट्रोल के यूज़र है वो इसको बाय करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इसके बारे में कॉर्पोरेट का क्या एक्शन हुआ था, 1 अप्रैल को कॉर्पोरेट का एक्शन हुआ था। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी बिजनेस परफॉर्मेंस फॉर क्वार्टरली ईयर एंडेड 2023-24 प्रोविजनल बिजनेस। तो यहाँ पे बेसिकली जो क्वार्टर और ईयरली जो इसका बिजनेस हुआ है वो इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो इस न्यूज़ को भी आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, पीडीएफ है पूरा, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा आपको। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके फाइनेंशियल को अपन पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल के अंदर अगर सबसे पहले रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू जो है एनुअल बेस के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है, और क्वार्टर बेस के ऊपर रेवेन्यू को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर भी बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा, इसके नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं। क्वार्टर बेस के ऊपर नेट प्रॉफिट के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, और वहीं पे एनुअल बेस के ऊपर नेट प्रॉफिट की बात करूँ मैं तो उसके अंदर भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। ये दोनों चीज़ें अपने लिए मतलब अच्छी बात है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर अपन को इसकी सेल्स देखनी रहती है। सेल्स अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर बेस के ऊपर सेल्स इसकी बढ़ती जा रही है, और एनुअल बेस के ऊपर अपन इसकी सेल्स को देख लेते हैं तो उसके अंदर भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। पिछले साल ये सेल्स थी और इस साल जो है ये सेल्स हो गई है। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं अपन, और बैलेंस शीट के अंदर अपन उसके करंट के एसेट और
लाइबिलिटी जो चल रही है उनको अपन को देखना रहता है। सबसे पहले इसकी करंट की लाइबिलिटी को अगर आप देखेंगे तो मार्च 2022 में 28,000 की लाइबिलिटी थी और 23 के अंदर 30,000 की लाइबिलिटी हो गई, यानी कि इसके खर्चों के अंदर बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, करंट के एसेट को देखें अगर तो 34,000 के 2022 में एसेट थे और 47,000 के एसेट 2023 के अंदर हो गए। तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव बात है कि एसेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ में जो लाइबिलिटी है वो भी बढ़ रही है, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जितने एसेट बढ़ रहे हैं। तो ये अपने लिए एक पॉजिटिव बात है। अच्छा, सबसे लास्ट में अपन इसके कैश फ्लो को देखेंगे तो कैश फ्लो के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसा नेट कैश फ्लो जो है 7 के ऊपर चल रहा है, वो भी पॉजिटिव है। प्रमोटर की होल्डिंग आप देखिए 75% है, पब्लिक 18% है, डीआईए की होल्डिंग 4 है और वहीं पे एफआईए की होल्डिंग 1.11% है। ये तो अपन ने इसके समझ लिया फंडामेंटल को। अच्छा, अपन अब इसके समझ लेते हैं टेक्निकल को, और टेक्निकल के ऊपर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना रखे हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद में अपन डिसीजन लेंगे। टेक्निकल को अगर अपन लॉन्ग टर्म के बेस के ऊपर समझे तो वीकली टाइम फ्रेम में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे टेक्निकल अपन समझ लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया तो इस जगह पे आपका सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ये स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस सपोर्ट को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, इस जगह पे सपोर्ट है। अगर प्राइस इसको तोड़ करके ऊपर निकलती है तो आपका टारगेट फर्स्ट वाला 186 का और सेकंड वाला टारगेट 216 का देखने को मिलेगा। ऑल टाइम का हाई भी इसने 215-16 के आसपास लगाया था और अब ये जो स्टॉक है ऊपर जाने के लिए तैयार है। चुनाव तक ये स्टॉक बहुत शानदार वाले रिजल्ट देगा आपको और ऊपर पूरा जाएगा, कंफर्म है। अच्छा, इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अपन देख लेते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर उतने अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहे। यहाँ पे मैं इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लीजिए इसके, कि सबसे पहले वाला सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो मैंने 123 का सपोर्ट बनाया है। इंपॉर्टेंट सा सपोर्ट है ये। और करंट टाइम में जो प्राइस चल रही है, रेड कलर की एक कैंडल यहाँ पे बनाई और कल अगर यहाँ पे ब्लू कलर की कैंडल बन के जो ये रेजिस्टेंस लाइन है इसको ब्रेक कर देती है, ब्रेक तो हालांकि कर दिया है, लेकिन कल के दिन भी पॉजिटिव साइन के साथ में ऊपर ओपन हो जाती है, तो इसके बाद में इसका टारगेट आपको 186 का नेक्स्ट वाला टारगेट इसको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, और उसके बाद का टारगेट आपको 216 का देखने को मिलेगा। तो मेरी यही राय है कि अगर आप करंट टाइम में एंट्री करना चाहते हैं तो बस कल का दिन और रुक जाइए, कल के दिन इसके अंदर पॉजिटिवनेस आने दीजिए। उसके बाद में स्टॉक के अंदर आप जो है 158 का स्टॉप लॉस लगाने के साथ में एंट्री कर सकते हैं और 186 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप फिर भी कल का वेट नहीं करना चाहते और आज ही एंट्री करना चाहते हैं, यानी कल जैसी मार्केट ओपन हो और आप एंट्री करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आपको सपोर्ट जो लगाना है 140 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा और उसके बाद में एंट्री करनी होगी, और जो आपका टारगेट है 186 का दिखेगा फर्स्ट वाला और 216 का सेकंड वाला टारगेट, और उसके बाद में जो स्टॉक ऊपर जाएगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है मेरे को। अच्छा, ये तो अपन ने इसके टेक्निकल को समझ लिया और चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया। अपन इसके टेक्निकल को, मनी कंट्रोल के जो टेक्निकल है उनको अपन एक बार देख लेते हैं। बुलिश ट्रेंड बता रहा है यहाँ पे, डेली, वीकली और मंथली मैंने देख लिया, यहाँ पे सारे बुलिश ट्रेंड बता रहे हैं। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मनी कंट्रोल के द्वारा इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताए जा रहे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। मनी कंट्रोल के द्वारा जो फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस बताया जा रहा है 160 के ऊपर रेजिस्टेंस है, इन्होंने बोल रखा है कि 160 तक प्राइस जा सकती है अगर आप करंट टाइम में एंट्री करते हैं तो, और इसकी जो स्टॉप लॉस लगाना है 150 के ऊपर आपको लगाना है। सेकंड वाला रेजिस्टेंस आपको 163 पे देखने को मिलेगा और उसके लिए आपको 143 का स्टॉप लॉस लगाना है, और थर्ड वाला रेजिस्टेंस 170 पे देखने को मिलेगा और उसका स्टॉप लॉस आपको 140 की प्राइस के ऊपर लगाना है। तो ये तीनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको ध्यान में रखने हैं। फिबोनाची और ये कैमरिला जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, सॉरी चार्ट पैटर्न है, ये भी हमें इस तरीके से इंडिकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। इनके द्वारा भी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहे। पिवट पॉइंट जो चल रहा है अभी करंट प्राइस के ऊपर ही चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। स्टॉक के अंदर एंट्री बनाने से पहले ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने बताया इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो मैंने खुद ने आपको जो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बताए उनका भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैं आशा करता हूँ इस स्टॉक के बारे में जो डाउट आपके थे सारे क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी डाउट अभी नहीं रहा होगा, अभी भी कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। हम मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।